आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स थ्रेट्स यानी जैव विविधता को क्या खतरे हैं उनके बारे में बताऊं। सबसे पहले जैव विविधता क्या है? जैव विविधता इट इज द वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन अ गिवन इकोसिस्टम, बायोम और फॉर द एंटायर अर्थ। अर्थात ये किसी पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और संपूर्ण पृथ्वी पर जो सजीव है उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और इन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन यूज्ड एज मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। द बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे कंसिस्ट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ distinct biological species, which is the product of nearly 3.5 billion years of evolution। यानी 3.5 बिलियन वर्षों का जो उद्विकास है उसके द्वारा आज जितनी भी लाखों की संख्या में जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं उनके समुच्चय को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है और यह है जो बायोलॉजिकल सिस्टम की हेल्थ को दर्शाती है। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, वो कितने स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से जाना जा सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी के रूप में भारत के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज बायोडाइवर्सिटी रिच बट ट्री पुअर कंट्री। यानी भारत है वो जैव विविधता धनी देश तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो वृक्षों की संख्या है वो दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत मेगा डाइवर्स कंट्री क्यों है? इसके भी कई कारण हैं कि भारत की जो लैंड एरिया है वो दुनिया का 2.4% मात्र है, लेकिन इस 2.4% क्षेत्र में 7 से 8% दुनिया में जो रिकॉर्डेड स्पीसीज है वो भारत में पाई जाती है। लगभग 45,000 से अधिक यहाँ पे पादपों की प्रजातियां पाई जाती है तथा 91,000 से अधिक एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती है। ये क्यों है? क्योंकि भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो दूसरे देशों की तुलना में विविधता युक्त है। जैसे अपन कहते हैं उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारते नामे भारती तत्र संतति। यानी हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो देश बसा हुआ है उसे भारत कहते हैं। तो अपन हिमालय की तरफ जाते हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस वातावरण की मिलती है, और जो जो अपन दक्षिण में समुद्र तल की तरफ जाते हैं, समुद्र तट की तरफ, तो वहां पे टेम्परेचर है वो रेज होता है। तो यहाँ की भाषा, भूषा, वेशभूषा, खान पान सब में विभिन्नता होती है और उसी तरह से वातावरण के कारण यहाँ पे पाए जाने वाले पादप प्रजातियां और जंतु प्रजातियां में भी विविधताएं होती है। तो ये सब किसके कारण होती है? दीज आर ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। और इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण यहाँ पे अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स है, डेजर्ट है और कोस्टल और मैराइन एरिया है। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं, इनके कारण भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है और इसी के लिए कहा गया था कि इंडिया इज बायोडाइवर्सिटी रिच बट ट्री पुअर कंट्री। नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी के महत्व क्या है। तो लगभग 80,000 एडिबल प्लांट्स एंड अबाउट 90% ऑफ प्रेजेंट डे फूड क्रॉप्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड। यानी 80,000 तो खाने योग्य पादप तथा लगभग 90% ऑफ प्रेजेंट जो फूड क्रॉप्स है उनका जंगली पादपों से डोमेस्टिकेटेड पादपों में रूपांतरण किया गया है। ये खाने के योग्य काम में आती है। और
लगभग 75% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो प्लांट्स और प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स पर यानी काढ़े पर डिपेंड करती है। किसके लिए? ड्रग्स और मेडिसिन के लिए। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तीसरा जो इनका महत्व है वो है फ्यूअल। Forests have been used since ages for fuel wood. Fossil fuels are also products of biodiversity. यानी ये जितने भी फॉसिल फ्यूल है ये भी किसके उत्पाद है? ये बायोडाइवर्सिटी के उत्पाद है। और सोशल वैल्यू, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे तुलसी है, कमल है, पीपल है, बरगद है आदि पौधों को होली प्लांट्स माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार यहाँ की जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो एक कंकेड़ी जिसे मैटिनस इमार्जिनाटा कहते हैं उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके गुरु जम्बेश्वर है, उनको उसी कंकेड़ी के पौधे के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कई तरह के ऐसे पादप है जो हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये यहाँ की सोशल वैल्यू को दर्शाते हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या हुई? सबसे पहले फूड, फिर ड्रग्स एंड मेडिसिन, तीसरा फ्यूल और चौथा सोशल और एस्थेटिक वैल्यूज। अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को खतरे क्या क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो सबसे जो पहला इसमें खतरा है वो है हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन। हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन यानी क्या? जैसे प्राकृतिक वातावरण में जो आज का आधुनिक मानव है वो वहां तक पहुंच गया है, जंगलों तक मकान बनाने के लिए और कई तरह के कार्य करने के लिए। तो वहां पे जो हैबिटेट लॉस हुआ उसके कारण बायोडाइवर्सिटी का ह्रास हुआ। तो क्या कह सकते हैं? हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन आर मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन अफेक्टिंग approximately 89% of all threatened birds, 83% of mammals and 90% of all threatened plants assessed globally। ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN कह रही है कि ये जो हैबिटेट लॉस है वो 89% ऑफ थ्रेटेंड बर्ड्स को और 83% ऑफ मैमल्स को और 91% ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स को अफेक्ट करती है। द मेन कॉजेज ऑफ हैबिटेट लॉस आर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मैंने जैसा पहले बताया जो मानव है वो जो इनके जीव जंतुओं के और पादपों के जो प्राकृतिक आवास थे उनमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना प्रारंभ किया तो उनके प्राकृतिक आवास थे वो खत्म हो गए और वहां पे वो उगना बंद हो गए और जीव जंतु है वो रहना बंद हो गए। माइनिंग इज मेजर कॉज है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। और ये सब किसके कारण हो रही है? क्योंकि पृथ्वी पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ रहा है और बढ़ते हुए पॉपुलेशन प्रेशर की आवश्यकता पूर्ति के लिए उनको ये हैबिटेट लॉस करना पड़ रहा है मजबूरी में। इसके कारण हैबिटेट लॉस इज मेजर कॉज फॉर और मेजर थ्रेट फॉर डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर तथा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 50% से अधिक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब 50% से अधिक जो वाइल्ड लाइफ की आवास है वो खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। किसमें? लगभग 49 देशों में ओल्ड वर्ल्ड के हैं जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें जो 61 है टोटल, उनमें से 49 देशों में ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है और डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दर्शाती है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है
बायोडाइवर्सिटी को। दूसरा थ्रेट है पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। तो कई तरह के जो लोग हैं वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं उनकी शिकार करते हैं, कुछ खाने के लिए करते हैं और कुछ उनसे मिलने वाली जो मेडिसिन्स है, फर्स है, उनकी स्किन है, और जैसे हाथी दांत के लिए मारा जाता है, हिरण को उसके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है, और उनसे वो मिलियंस ऑफ डॉलर का ये मार्केट है। तो पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज आल्सो ए मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। और थर्ड है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्ट विद द evolution of man, but intensity increased due to the activity of modern man। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मॉडर्न मैन है वो अपनी एक्टिविटीज को इतना बढ़ा दिया है कि जो प्राकृतिक आवास है जीव जंतुओं के और पादपों के, उन तक को वो डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो ये वाइल्ड लाइफ और मैन में कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है। इनके कारण भी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेबल फूड एंड disruption of movement, wild animals came out of forest area and attacked the agricultural field and in turn got killed by the humans। जैसे अपने यहाँ पे नीलगाय का उदाहरण लेते हैं, ये जंगलों में रहते थे, लेकिन क्योंकि जंगलों में मानव ने अतिक्रमण कर लिया उनके प्राकृतिक आवासों पे, तो ये खेती को नुकसान पहुंचाने लगे। और खेती को जब नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस होता है ह्यूमन बींग्स को, तो उनको मारने भी लगे। अपन देखते हैं कई बार ऐसी खबरें अखबार में पढ़ने को मिलती है कि आज सिटी के अंदर टाइगर आ गया या पैंथर आ गया। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां जंगल में जो उनको भोजन और आवास मिलता था वो मानव की एक्टिविटीज के कारण मिलना बंद हो गया। तो वो अपने भोजन को ढूंढते ढूंढते शहरों में आने लगे। और ये एक मानव को थ्रेट है किसका? नेचर का। तो मानव को प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना चाहिए, और उसे कहते हैं सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। बायोडाइवर्सिटी को चौथा जो खतरा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज के कारण होता है। अर्थात ऐसी स्पीसीज जो उन वातावरण में नहीं पाई जाती, बाहर से लाके लगाई जाती है, इस तरह की स्पीसीज है वो एक्जोटिक स्पीसीज कहलाती है। अपने भारत देश में भी कई पादप प्रजातियां हैं जो एक्जोटिक स्पीसीज की तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी और आज भी वो ग्रो कर रही है। कुछ आवश्यकता के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिसे अपन बिलायती बबूल कहते हैं। वो खेजड़ी जिसका उपयोग फ्यूल वुड के रूप में किया जाता था, जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जाता था, उसको बचाने के लिए यहाँ के तात्कालिक महाराजा हनुमंत सिंह जी ने इसके सीड बाहर के देशों से लाकर यहाँ के इलाके में हेलीकॉप्टर से बोए। और आज जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है वो संपूर्ण राजस्थान में अपनी जड़ें जमा चुका है। इसको इरेडिकेट करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस पौधे के नीचे कोई यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके एलिलोपैथिक इफेक्ट होते हैं। इस प्रकार जो एक्जोटिक और एलियन स्पीसीज भी जिन्हें कहते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां जो एक्जोटिक स्पीसीज के रूप में भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी उनमें पार्थेनियम अर्जेंटेटम, लांटाना, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा तथा अकेसिया टोर्टेलिस प्रमुख हैं। और जंतुओं में जो अमेरिकन गाय है उसका इंट्रोडक्शन भी यहाँ की लोकल जो गाय की प्रजातियां हैं उनके लिए खतरा बना। पांचवा जो बायोडाइवर्सिटी को खतरा है वो है क्लाइमेट चेंज। जो वैश्विक क्लाइमेट है उसमें परिवर्तन के कारण कई तरह की पादप प्रजातियां और यहाँ तक कि इकोसिस्टम को भी वो खतरे
इकोसिस्टम के लिए भी वो खतरा बना हुआ है। ये क्योंकि अपन जानते हैं कि जो पादप प्रजातियों का या जंतु प्रजातियों का जो वितरण है, जिसे बायोजियोग्राफी भी कहते हैं, ये क्लाइमेट के कारण ही डिटरमाइंड होता है। और अगर उस क्लाइमेट में परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत भी, तो वो पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए एक थ्रेट और खतरा बन जाता है। इसके कारण जो 5 मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनके बारे में भी मैंने बताया। लेकिन अब ये बायोडाइवर्सिटी है, इसको कंजर्व कैसे किया जाए, उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, वो मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना काल है, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।